नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका बेहद खास कार्यक्रम में। हरियाणा मांगे मोर। जी हां, 8 मार्च को प्रदेश सरकार मनोहर पिटारा खोलने वाली है। बजट से आम आदमी को महंगाई से राहत की उम्मीद है, तो व्यापारी अपने बिजनेस के लिए सरकार से छूट और ऑफर्स की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अपने इस बेहद खास शो में हम आपको सबसे पहले साइबर सिटी गुरुग्राम लेकर चलते हैं और जानते हैं कि वहां के लोगों की राय क्या है आगामी बजट को लेकर। हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है और हम पहुंचे हैं डीएलएफ इलाके में। सुशांत लोक का एरिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों की क्या कुछ डिमांड्स है जानेंगे, क्या कुछ सुझाव है। चूंकि सरकार लगातार सभी विभागों से लोगों से संपर्क कर रही है और उनसे जानना चाहती है कि आखिर वे बजट में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मधुसूदन चौधरी। चौधरी साहब, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बजट से? सबसे पहले ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए। रोड्स का कंडीशन कई जगह तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी काम करना बाकी है। शाम को ट्रैफिक जाम लगते हैं, मॉर्निंग में ट्रैफिक जाम लगते हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं जिससे कि हज़ारों गाड़ियाँ और रोड के ऊपर हर महीने आ जाती हैं। तो इस तरह का प्लान किया जाए जिससे कि रोड्स के ऊपर कंजेशन कम हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, पोल्यूशन का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि गुड़गांव में अरावली है, उसको प्रिजर्व करें, उसको और ग्रीन करें, जिससे कि वो हमारे लिए एक लंग्स की तरह से काम करते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि यहाँ पर हमेशा ही 300-400 एयर क्वालिटी कंट्रोल रहता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं सर, जानना चाहेंगे। एक बार और आगे आइए सर, आप बता दीजिए नाम अपना। मेरा नाम संजीव बत्रा है जी। जैसे कि उन्होंने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ मेजर कंसर्न। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के साथ साथ दूसरी हमें जो मेजर प्रॉब्लम दिखाई देती है वो सफाई की है। अभी आप आसपास कैमरा घुमा के देखेंगे तो जो भी खाली प्लॉट्स हैं सब वेस्ट डंपिंग यार्ड बन चुके हैं। उनकी सफाई का कोई प्रोविज़न नहीं है। ऐसी सड़क के किनारे देखेंगे, सड़क के बीच में देखेंगे, सब जगह गंद पड़ा है। डेली बेसिस पे कहीं सफाई नहीं हो पा रही। सब इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉल्यूशन और सफाई हमारे हिसाब से मेजर कंसर्न है। बिल्कुल सर, आप बता दीजिए एक बार नाम अपना। हाँ, मेरा नाम है कर्नल कोचर। मैं इधर ही रहता हूँ डीएलएफ फेज़ 4 में, आरडब्ल्यूए में। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी सिटी जो है ये एक पूरी तरह से मेडी सिटी बन गई है, तो इसका स्तर और ऊंचा बनाना चाहिए। मेडिकल केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये इच्छा करूँगा कि जो बजट आने वाला है उसमें मेडिकल साइड के अंदर अलॉटमेंट और बढ़े, क्योंकि कोरोना महामारी अभी हमें छोड़ नहीं रही है। बिल्कुल जी। चौहान साहब। परविंदर चौहान जी। मैं बजट में एक्सपेक्ट करता हूं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा और प्राइम फोकस करना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव में इतना मेजर कंट्रीब्यूट गुड़गांव अपने रेवेन्यू में करता है, तो उसके अनुरूप गुड़गांव में इतना खर्च शायद सरकार फोकस नहीं कर पाती। तो मैं बजट में ये एक्सपेक्टेशन करता हूं कि गुड़गांव पे थोड़ा सा प्राइम फोकस दिया जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बेसिक एजुकेशन पे। बिल्कुल। चौहान साहब, शेखावत साहब, एजुकेशन को लेकर क्या कुछ डिमांड है आपकी सरकार से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकारी तंत्र है, सरकारी जो स्कूल है, उनको मजबूत किया जाए, उनकी बेसिक चीज़ें ठीक की जाए, ताकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आएंगे तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से दिल्ली में शुरुआत की है, ऐसे ही हरियाणा में भी शुरुआत हो। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह से बारिश के समय में जल भराव होता है तो उसकी निकासी हो, बड़े लेवल पे हो करने की आवश्यकता है, जो कि पूरे गुरुग्राम के जलमग्न हो जाता है, कोई जगह बचती नहीं है। और कुछ जिस तरह से मुख्य मार्ग हैं, जहाँ पे कई जगह मेन रास्ते हैं उन पे रोड टूटा हुआ है। आप शीतला माता मंदिर की बात करें या फिर आप सेक्टर 9-10 की बात करें, तो ये काम तो चल रहा है, काम ज़ोर शोर से चल रहा है, प्रगति की ओर है हरियाणा। लेकिन कुछ जगह और कार्य करने की आवश्यकता है। तो यही चाहेंगे कि वो सब चीज़ें ठीक हों तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हमने डीएलएफ आपको इसलिए लाया था, यहाँ के लोगों से इसलिए पूछा और जानने की कोशिश की कि सब लोग एजुकेशन हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो ट्रैफिक कंजेशन का है, या फिर यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की है, या फिर मेडिकेयर सुविधा की व्यवस्था की है। फिलहाल कैमरामैन मुकेश के साथ सुशील सिंह, गुरुग्राम। तो हरियाणा मांगे मोर, यह हमारा बेहद खास कार्यक्रम है।
जिसके जरिए हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर असल में हरियाणा वासी चाहते क्या हैं, कि आगामी बजट हमारा कैसा हो। तो फिलहाल आपको बता दें, हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल जुड़ गए हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जितेंद्र बेनीवाल, फरीदाबाद से लोगों की क्या राय मिल पा रही है कि आगामी बजट कैसा होना चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं? जितेंद्र, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, लोगों की उम्मीद जुटी हुई है, जिसके लगातार उम्मीद है उन्हें कि बजट को लेकर। हमारे व्यापारी भी है, उनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं उनके बजट को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गोयल है। 8 मार्च को बजट आ रहा था, उस बजट को लेकर क्या उम्मीदें जुटी हुई है? बजट के लिए उम्मीद यही करते हैं हम सब व्यापारी वर्ग में कि आजकल जो बिजनेस एकदम काफी नीचे आ गया पिछले 2 साल में कोरोना के कारण, कि इसमें कुछ इस तरह का बूस्टर डोज दिया जाए इंडस्ट्रीज को और मार्केट को, कि जिससे कि मार्केट में पैसे का फ्लो, और जब इंडस्ट्री में पैसे या बूस्टर डोज मिलेगी इंडस्ट्रीज को तो उससे मार्केट में पैसा आता है लेबर से। तो हमें ये उम्मीद है कि कुछ इस तरह से करें जिससे कि व्यापारी वर्ग को फायदा हो, मार्केट को फायदा हो, इंडस्ट्री को फायदा हो। इंडस्ट्री को डोज मिलेगी तो वो सारा इफेक्ट आएगा, यही उम्मीद करते हैं हम इसकी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। बजट अच्छा आना चाहिए, आम आदमी के लिए बजट आना चाहिए। हरियाणा सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि टैक्सेशन प्रोसेस को इजी करे, जीएसटी डिपार्टमेंट को ये बोले कि लोगों को परेशान ना करे, मार्केट में पैसा दे, काम के लिए लोगों को इन्वेस्टमेंट बूस्ट दे, इंडस्ट्री को बूस्ट। चलिए जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि हरियाणा मांगे मोर में हमारा मकसद यही है हम जनता की राय को जान सकें। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। तो बजट से लोग क्या चाहते हैं, लोगों की उम्मीदें क्या है और ये आगामी बजट कितना खरा उतरेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। 8 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करने वाले हैं। इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के मेन मार्केट में। आम जनता से बात करेंगे कि बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश प्रसाद। क्या काम करते हो? सब्जी का काम कर रहे हैं। बजट आ रहा 8 मार्च को, क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? साहब, महंगाई इतना हो रही है कि हम लोग के गुजारा करना भारी पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से जो है इतना सब्जी महंगी है कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ग्राहक लेने का राजी ना है, इतना महंगा सब्जी है। क्या क्या सब्जी बेच रहे हो? आलू, प्याज। क्या रेट है इनके जो है कि वहाँ से तो साहब आया जो है 25 रुपये किलो के आया, अब यहाँ जो है 30 रुपये किलो भी दे रहे, तभी ग्राहक कहता है कि इतना महंगा सब्जी है, क्या करें, हम नहीं ले पा रहे हैं। सारा दिन घूमते घूमते परेशान हो जाते हैं। तभी भी जो है कि हमें जो है कि 2 दिन, 1 दिन के मान लो 2-2 दिन बेचना पड़ता है साहब, गुजारा नहीं हो रहा है। कितने के डेली सब्जी बेच देते हो? कैसे साहब, 1 दिन के तो 5000 का माल उठाना तो 2 दिन में बिकता है, क्या करें साहब। क्या पब्लिक सब्जी खरीदती है? महंगी होते हो कोई? अब महंगी होने के कारण जो है कि ग्राहक ले नहीं रहा है। अच्छा। आज जो है कि हमें इतना 1 दिन मान लो 2-2 दिन बेचना पड़ता है। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं जो बजट आ रही, क्या उम्मीद है सरकार? साहब, जब मंदा हो तभी तो ग्राहक लेवे, तभी तो हम लोग को भी 2 पैसे बचेगा। जब ग्राहक नहीं लेगा तो हम लोग को क्या बचेगा? आखिर जो है कि मंदा मिलेगा तो मंदा देंगे, तभी हमें भी 2 पैसे कमाएंगे, ग्राहक को भी जो है 2 पैसे मिलेगा। हमारे साथ है जो रिक्शा चलाते हैं और डेली का 200-300 रुपये लेकर अपने घर के लिए जाते हैं, जो गुजारा चलाने में जिन्हें काफ़ी दिक्कतें आती है। उनसे जानते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? स्नेही राय। स्नेही जी, बजट आ रहा है 8 मार्च को, क्या उम्मीद है बजट को लेकर? सरकार से क्या क्या हमारे यही तेल के, अनाज के सबको भाव गिरना चाहिए। हम लोग जैसे 200-300 रुपया कमाते हैं, कोई गुजारा ही नहीं होने वाला है। अच्छा। अब क्या करें, हम लोग तो परेशान हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। और सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से तो हम यही करते, तेल का, नमक का, हल्दी का, सबको रेट गिर गया, जब भी हम लोग को उपाय है, नहीं तो हम लोग तो। तेल क्या रेट चल रहा है? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो। अच्छा। हाँ जी। हम लोग क्या खाए क्या बचा, कोई पता नहीं लगता है। डेली का कितने रुपए कमा लेते हैं? इतना वही 200-250-300। 200-250-300 रुपये? हाँ, तो और क्या, इससे ज़्यादा थोड़ी होने वाला है। 200 रुपये तेल किनेंगे तो हम फिर बाल बच्चा को रोटी के हाथ में खिलाएंगे। तो सरकार से क्या कहना? कहता है जिन लोग के भाव से इस तेल के, अनाज के गिरना चाहिए। अच्छा। हाँ।
क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, 8 तारीख को बजट आ रहा है, हरियाणा मुख्यमंत्री पेश करने वाले हैं। अच्छा सर। तो क्या उम्मीद है बजट को लेकर? सर यही हम रखते हैं कि सस्ता हो, हम मजदूर लेवल के आदमी जिए खाएं। इतनी महंगाई लेकर हम कैसे बताओ काम करेंगे और कैसे खाएंगे, परदेश का मामला है। आप क्या काम करते हो? हम तो सर ऐसे फुटपाथ पर करते, कोई रेडी फेडी लगाते हैं। रेडी वेडी लगाते हो? हाँ जी। अच्छा, हाँ। और क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार से? और सुझाव यही देना चाहते हैं सर कि सस्ता सामान हो और मजदूर लोगों का पेट भरा है। इतनी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई लेकर बताओ हम लोग जी खा कैसे रहे हैं। हर जगह कमरा किराया महंगा है, दाल तेल सब्जी सब महंगी हो रही है। यही है हमारा सुझाव सर। तो लगातार लोगों का यही कहना है जो खाद्य सामग्री है उसके दामों में रेट कम करने चाहिए, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र बेनीवाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री 8 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाले हैं। हालांकि यह हर साल की विधा है और इस विधा को अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके इतर बात आती है लोगों की उम्मीदों की। और उम्मीदें भी दो तरह की। एक सरकार की उम्मीदें अपने स्तर पर यह होती है कि हम अपने प्रदेश को कैसे उन्नति की राह पर लेकर जाएं, और फिर जब देश की जनता या प्रदेश की जनता की बात आती है तो जनता ये सोचती है कि हमको इस बजट से कैसे फायदा मिले, चाहे वो बात डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। आकाश जिंदल जी, अगर बात करें, हमने केंद्र का बजट तो देखा है और उस बजट को लेकर सभी की अपनी अपनी राय है कि किसी को क्या मिला है, किसी को क्या नहीं मिला है। लेकिन बात करें प्रदेश की जरूरतों की, प्रदेश के मुद्दों की, तो फिलहाल प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, सारे अगर एस्पेक्ट को, फैक्टर को देखें तो? चीजों की रिक्वायरमेंट है इस समय हरियाणा को। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज हरियाणा में एक यूथ के लिए मैसिव लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हरियाणा के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होनी चाहिए। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का क्लियरली मानना है बजट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां एम्प्लॉयमेंट की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। जी। दूसरा आ जाता है इन्फ्लेशन, महंगाई। हम सब जानते हैं ये सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, पूरे कंट्री का फिनोमिना है। मार्च 2020 से लेके जनवरी 2022 तक कोरोना हमने देखा अलग अलग शेप में, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन काफी बड़ी हुई थी, महंगाई बहुत बड़ी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी पैसा खर्च हुआ कोरोना वैक्सीनेशन में, गरीब भाई बहनों को अनाज देने में। उसके चलते हुए पेट्रोल डीजल महंगे हुए, महंगाई बढ़ी। तो महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पे दो तरह के टैक्स होते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो वैट चार्ज करती है। तो हरियाणा के बजट में मेरी क्लियर सिंपल रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल और डीजल पे जो वैट है जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है उसको रिड्यूस किया जाए, ताकि हरियाणा के आम आदमी को महंगाई से हम रिलीफ दे सकें। जी देखिए, अभी 3-4 दिन में ही आने वाले में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 15 से 20 रुपए बढ़ने की उम्मीद है, बिकॉज रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $118 पर बैरल हुआ है। जी। डॉलर जिसके अंदर हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं वो भी 76 के ऊपर हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना है, उससे महंगाई और बढ़ेगी। हरियाणा का आम आदमी देखा जाए जो कि बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन परेशान है दो चीजों से। पहली बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी बेरोजगारी। तो महंगाई से रिलीफ देने के लिए उसको, और जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं, उससे रिलीफ देने के लिए वैट के अंदर रिडक्शन की जाए, ताकि पेट्रोल और डीजल हरियाणा में कुछ सस्ता दे पाए हम। जी। और दूसरा, डीजल सस्ता करना या डीजल की कीमतों को और ना बढ़ने देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि डीजल हमारे किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरियाणा सरकार हमेशा बात करती है कि किसानों का हित जो है करने वाली सरकार है, तो ऐसे में जो है डीजल की प्राइसेस को जो है बढ़ने ना दिया जाए ज्यादा, जो कि जिसका काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि बढ़ेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बढ़ा हुआ है। जी। उसके बाद आ जाती है ग्रोथ स्टेट की। हरियाणा को अगर हम एनालाइज करते हैं
तो गुड़गांव एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी ऑटो पायलट मोड पे ग्रोथ हुई है। ऑटो पायलट मतलब अपने आप ग्रोथ हुई है, और उसमें सरकारों का, ना सिर्फ इस सरकार का बल्कि पुरानी सरकारों का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास था, ऑटो पायलट मोड पे ग्रोथ हो गई, बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम उस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस तरीके से ग्रोथ, उस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस तरीके से इंडस्ट्री को नहीं ला पाए हैं। ये बहुत जरूरी है कि उस तरीके से इंडस्ट्री को लाया जाए। अब देखिए, गुड़गांव के अंदर आईटी बीपीओ है, लेकिन हरियाणा के पास और दो डिस्ट्रिक्ट हैं, फरीदाबाद और पंचकुला, जिनमें अच्छी खासी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जी। तो क्यों कर हम वहां पे बीपीओ और आईटी नहीं ला पाए? ना ही फरीदाबाद में, ना ही पंचकुला में। उस तरीके से फरीदाबाद और पंचकुला दोनों को जो है आईटी बीपीओ हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। एनसीआर के दो टाउन्स हैं, दो डिस्ट्रिक्ट है रादर मैं कहूंगा, जिसके अंदर एरिया आ जाता है, बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, उनके अंदर मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा सकती है जी। क्योंकि दिल्ली से सटे होने का फायदा होगा, उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके अलावा मेजर्स लेने चाहिए हरियाणा के आम व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का जी। अब मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम ले आते हैं हरियाणा में सफिशिएंट साइज में, इन्वेस्टमेंट ले आते हैं, इंडस्ट्री का जाल बिछा लेते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में, इंटीरियर्स में, तो यहां पे पर कैपिटा इनकम हरियाणा के अंदर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमिंदल.in का मानना है, यानी प्रति व्यक्ति आय 37 से 38% बढ़ सकती है। और बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों को अच्छा लाइफ दे पाए, अच्छी क्वालिटी लाइफ जो है हरियाणा को लोगों को हम दे पाए, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा आ जाती है एजुकेशन की फंडिंग। हमें अपने एजुकेशन को स्कूल लेवल पे काफी अच्छी फंडिंग करनी है। स्कूल्स में एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखिए, बजट के अंदर जो रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, स्कूल की फंडिंग और की जा सकती है। स्कूल में साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन वो एजुकेशन जो जॉब ओरिएंटेड हो, उसका प्रावधान रखा जाए, उसके लिए बजट में एलोकेशन आना चाहिए। क्योंकि ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आना पड़ेगा, लेकिन पैसे तो उसमें बजट में एलोकेट करने पड़ेंगे। अब मेरा ये सुझाव है कि हम मात्र +2 कराना स्टूडेंट को या कॉलेज में ग्रेजुएशन कराने की बजाय +2 लेवल पे ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रखे हरियाणा में, जैसे शेफ का कोर्स हो, बेकर का कोर्स हो, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो, मोबाइल एक्सपर्ट का कोर्स हो, एयर कंडीशन इंजीनियर का कोर्स हो, तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हमारा कोई बेटा या बेटी 19 या 20 साल की उम्र में +2 पास करके स्कूल से निकले, तो इमीडिएटली जॉब मार्केट में उसके लिए जॉब तैयार। जैसे उसके जॉब तैयार होगी, एक तो अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाएगा, अपने परिवार का कैश फ्लो और बैलेंस शीट अच्छी करेगा, साथ ही साथ हमारी स्टेट हरियाणा की जो है बैलेंस शीट भी बढ़ाएगा, कैश फ्लो भी बढ़ाएगा, टैक्स जनरेशन भी करेगा जी। और आकाश स्टेट जिंदल की ग्रोथ भी होगी। जी, आकाश जिंदल जी, आपने कई पॉइंट ऐसे रखे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट है, नो डाउट। मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक ग्राउंड जीरो से फरीदाबाद से रिपोर्ट आ रही है, वो सबसे पहले दिखला देते हैं। फिर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी पूछूंगा। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक रिपोर्ट फरीदाबाद से भी सामने आ रही है। वहां पर लोगों का क्या सोचना है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की उम्मीदें क्या है, लोगों की राय क्या है, ये भी आपको सुनवाते हैं। बजट सत्र शुरू हो चुका है 2 मार्च से, और जल्दी ही 8 तारीख को हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है। इस आने वाले बजट को लेकर फरीदाबाद की आम जनता क्या सोचती है, क्या उम्मीदें हैं, यह जानने के लिए हरियाणा न्यूज़ पहुंची है जनता के बीच। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस आने वाले बजट को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है जी आप? रामजीत यादव। राम जी, अभी सरकार का बजट आने वाला है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? सरकार महंगाई ज़्यादा हो रखी है, महंगाई ज़्यादा है जी, और कुछ नहीं है बस। महंगाई के लिए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? महंगाई बहुत है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, 2 पैसे नहीं बचते इसमें, बहुत महंगाई हो रही है जी। तेल, रिफाइंड, दाल वगैरह, चीनी, सारी चीज़ महंगाई है। इसमें बस दिक्कत आती है घर चलाने में, और कुछ नहीं बस। दुकानदारी पर इस तेल का कितना फ़र्क पड़ा है? दुकानदारी पे तेल पे बहुत फ़र्क है जी। जहाँ हम उतने पैसे में हम लाते थे 5 लीटर तेल, उतने में हमारा 2 लीटर आ रहा है आज की डेट में। बहुत महंगाई हो चुकी है। जो हम तेल 100 रुपये लेते थे, वो आज हमें 200 रुपये मिल रहा है। ये है बस। तो तेल कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तेल परेशान कर रहा है, सारी चीज़ परेशान कर रही है। तेल, रिफाइंड, चीनी, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया पूरा, जहाँ 400-500 रुपये का आता था पहले। बहुत महंगाई हो चुकी है। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं तेल, चीनी, दाल
इसको कम करने की मांग इस आने वाले बजट में और उम्मीदें ये कर रहे हैं साफ तौर पर। मेरे कुछ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? हम युधिष्ठिर है, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो इंजीनियर साहब, जल्दी हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है इस हरियाणा सरकार के बजट से आप? तो युवाओं के लिए रोजगार हो और महंगाई जो बढ़ती जा रही है नॉर्मल आदमी के लिए तो जीना मुश्किल ही हो रहा है, हर चीज़ महंगी है। तो महंगाई कम हो और रोजगार लोगों के लिए हो ताकि अपना जीवन का निर्वहन तो कर सके तरीके से, तो यही है अभी तो उम्मीद। तो देखिए, ये थे शहर के युवा जो साफ तौर पर जिनकी सोच ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी, इस बढ़ते हुए क्राइम को लेकर एक मुख्य कारण है उसके पीछे, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो बढ़ रही है, तो इस आने वाले बजट को लेकर कहीं ना कहीं इस बजट से काफ़ी उम्मीदें ये युवा नज़र आ रहे हैं, एक काफ़ी बड़ी उम्मीद ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता गुरुग्राम से जुड़ गए हैं सुशील सिंह। सुशील सिंह, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं? चूंकि बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम एक एम्प्लॉयमेंट का बड़ा हब भी है। यहाँ पर कई इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। चूंकि हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ऑटो पायलट मोड में गुरुग्राम का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन लोगों की उम्मीदें क्या है? बिल्कुल यश, आपको बता दें कि जो हरियाणा सरकार का बजट है, इसको लेकर हमने चाहे वो डीएलएफ का इलाका हो या फिर ओल्ड गुरुग्राम हो या मानेसर का इंडस्ट्रियल हब हो, हमने सबसे बात करने की कोशिश की और हमने दिखाया भी। हमने सबसे बात की कि आखिर हरियाणा सरकार जो बजट ला रही है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार लोगों से संपर्क में हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग हों या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग हैं, समाज सेवी हों या फिर उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन सबके साथ उन्होंने बैठक की थी और सबसे सुझाव मांगा था। यश, आपको बता दें कि इस बार का जो बजट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी का मसला सबसे ज्यादा है, करीब 25 लाख के आसपास हरियाणा में बेरोजगार हैं जिनके ऊपर नौकरी का संकट है और वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कोरोना काल में जो हेल्थ सेक्टर हमने देखा है किस तरह से हेल्थ सेक्टर धराशायी था और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था अस्पतालों में, तो कितनी दिक्कतें थी। तो ये दो चीजें मानी जा रही कि इस बार के बजट में जरूर इन दोनों का समावेश होगा और उन दोनों पर जरूर सरकार काम करेगी। अब देखिए, प्रदेश सरकार का बजट है, माना जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार पेश होगा और उसमें सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया है, वो फोकस्ड एरिया आपका हेल्थ सेक्टर है। और हेल्थ सेक्टर और भी फोकस्ड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जिक्र हो रहा था और वहां से जितने भी स्टूडेंट आए हैं, केवल हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं, वो जो वहां से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और वहां उनकी स्थिति खराब हुई, तो आखिर उन बच्चों का क्या होगा? तो माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है ताकि उन बच्चों को जो एमबीबीएस के कोर्सेज वहां कर रहे थे और उनका यहाँ आसानी से एडमिशन हो जाए और उसको लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कोई कॉलेज डेवलप हो। तो मैं यह भी माना जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा जो फोकस होगा इन दो चीजों पे होगा। तीसरी, ठीक है सुशील, ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि कई सारे फैक्टर हैं और कई एस्पेक्ट है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारे साथ लगातार अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी, आपने बहुत सारे पॉइंट रखे, बहुत सारे एस्पेक्ट रखे, नो डाउट बहुत अच्छे पॉइंट हैं और सरकार को अमली जामा इस पर पहनाना चाहिए। लेकिन अमली जामा पहनाने को लेकर सामने चुनौतियां जो खड़ी है वो भी सरकार को दिन प्रतिदिन परेशान करती है। वो चुनौती है फिस्कल डेफिसिट को लेकर कि फिस्कल डेफिसिट को भी मेंटेन किया जाए। चुनौती है कि इंडस्ट्रीज बेहतर हो, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके और बड़े स्तर पर कर सके। चुनौती है इस बात की कि इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए। आपने एक सुझाव दिया कि पेट्रोल और डीजल पर जो लगने वाला वैट है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसको कम करना चाहिए, लेकिन वही सबसे बड़े आय के साधन होते हैं। तो प्रदेश सरकार के सामने फिस्कल डेफिसिट भी एक चुनौती है, लेकिन बैलेंस कैसे किया जाए? सर, आपका क्वेश्चन एक क्वालिटी क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा जी। मेरे हिसाब से तो हरियाणा का फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होना चाहिए, रादर सरप्लस में कन्वर्ट होना चाहिए जी। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आप दर्शकों को समझा दूं। सरकार की कमाई और खर्चे के बीच का डिफरेंस जी। लेकिन हरियाणा को तो डेफिसिट स्टेट की जगह सरप्लस स्टेट होना चाहिए। सरप्लस स्टेट का मतलब जहां कमाई ज्यादा हो, खर्चा कम हो। बिकॉज हरियाणा एक ब्लेस्ड स्टेट है, 3 तरफ से दिल्ली के साथ सटी हुई है। हरियाणा के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं।
तो मैं तो उस दिशा में काम करना चाहूंगा कि डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाए। वो कैसे कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट से। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हरियाणा में मैसिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्यों कर ऐसा हुआ है कि गुड़गांव तो ऑटो पायलट मोड पे बढ़ गया, क्यों कर हम फरीदाबाद और पंचकुला को डेवलप नहीं कर पाए आईटी और बीपीओ में? क्यों कर जो इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट है वहां हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मेगा प्लांट क्यों नहीं लगा पाए? डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को क्यों नहीं ला पाए? अगर हम बड़ी इंडस्ट्री को वहां लाते हैं, मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाते हैं, तो उससे क्या है? टैक्स जनरेशन होगा, जीएसटी जनरेशन होगा। जीएसटी के अंदर स्टेट का हिस्सा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो डेफिसिट ना सिर्फ कम होगा बल्कि सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो सरकार के पास तमाम तरह का फिस्कल रूम होगा। फिस्कल रूम का मतलब फाइनेंशियल स्पेस होना सरकार के पास कि वो वैट भी कम कर सकती है, ना सिर्फ वैट कम कर सकती है बल्कि हेल्थ के ऊपर, जो एक और पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाहता था, हरियाणा में हमारे बुजुर्गों की हेल्थ के लिए बहुत काम होना बाकी है। तो हमारे बुजुर्गों के लिए हेल्थ के अंदर काफी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हरियाणा में डेवलप होना चाहिए। क्यों कर ऐसा है कि हमें रोहतक या चंडीगढ़ की तरफ ही देखना पड़ता है? हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में उस तरह की गवर्नमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि बुजुर्गों को बिल्कुल या बच्चों को कोई ट्रीटमेंट चाहिए हो तो वहीं पे उनको घर के 20-25 किलोमीटर के दायरे में मिल सके, वो पैसा वहां यूज किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और बहुत अच्छे पॉइंट रखने के लिए। और इन पॉइंट्स को, इन फैक्टर को सरकार को भी समझना होगा और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट अच्छा होगा, देखना होगा कि 8 मार्च को पेश होने वाला बजट कितना अच्छा होता है, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।